ऋषभ, जब मैंने इसे कहा कि तू मेरी जगह वहाँ जाना तो कबीर कहता था कि वहाँ तुम में से कोई ना कोई मुझे देखते ही पहचान जाएगा कि मैं कबीर हूँ। तब मैंने उसे समझाया कि जैसे तू यहाँ आरिफ बनकर रहता है वैसे ही वहाँ ऋषभ बनकर रहना। 3 साल से यही तो करता आ रहा है तू। कबीर बोला कि दूसरों को धोखा देना आसान है, अपनों को नहीं। कबीर को मैंने लगभग 1 महीने अपने जैसा सब सिखाया, अपनी हर छोटी से बड़ी बात, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी वो सब बताईं, ताकि तुम में से कोई उसे पहचान ना सके। और कबीर ने मुझे अपने काम के बारे में समझाया। 1 महीने बाद मैं कबीर जैसा था और कबीर मेरे जैसा। हम दोनों के बीच तय हुआ था कि वह सिर्फ 15 दिन के लिए तुम लोगों के साथ रहेगा, उसके बाद वो वापस अपनी जगह आ जाएगा। तुम लोगों को सही महसूस होता था कि कबीर तुम्हारे आसपास ही है, वह बस तुम्हें पागल बना रहा था अपनी काबिलियत से। देव, तुझे पता है कबीर जब भी मुझसे मिलता या फ़ोन पर बातें करता तो हम दोनों हमेशा एक दूसरे से शिकायत ज़रूर करते थे। ये मुझसे कहता था, यार तू कितना बोलता है, तेरे चक्कर में मुझे भी दिन भर बकबक करनी पड़ती है, मेरा मुंह दुखने लगता है और ये फालतू की शैतानी और करनी पड़ती हैं। और मैं इससे कहता था कि यार तू कितना चुप रहता है, मुझे गूंगा सा बनकर रहना पड़ता है, ज़्यादा बोल नहीं पाता मैं तो मेरे पेट में दर्द रहता है। कहते हुए ऋषभ हंसने लगा। देव और कबीर भी उसकी बातें सुन मुस्कुरा दिए। ऋषभ, बड़ा मुश्किल है किसी और के जैसा बनना, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी कि कबीर का तुम लोगों के साथ होते हुए भी उसका तुम लोगों को अपनी यादों में दुखी देखना। देव, 15 दिन की बात हुई थी तो फिर कबीर वापस कैसे नहीं जा पाया? कबीर, जब उस दिन तूने कहा कि तू तारा से शादी करवाना चाहता है तो मैंने कहा था कि उसे मजबूर मत करना। उसके बाद मैं ऋषभ से मिलने चला गया। जब वापस आया तो पता चला कि तूने माँ से कैसे बात की है, मैंने तुझे थप्पड़ मारा था। देव, याद है, तभी तुझे इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी थी माँ के नाम पर। कबीर, हाँ। उसके बाद मुझे पता चला कि यह सब तो तारा को शादी के लिए मजबूर करने का नाटक था। मैंने ये बात ऋषभ को बताई तो तब तो यह चुप रहा, लेकिन घंटे भर बाद इसने मुझे फ़ोन किया और बताया कि ये तारा को बहुत पसंद करता है, लेकिन तारा इसकी ओर ध्यान तक नहीं देती, वह मेरे सिवाय किसी और के बारे में सोचती तक नहीं है। इसने मुझसे मदद मांगी कि मैं बस तारा को थोड़ा सा इम्प्रेस कर लूँ। तारा ने तो वैसे भी मुझे जिम्मेदारी दे रखी थी कि मैं उसके लिए कोई लड़का देखूंगा। उस रोज़ मुझे महसूस हुआ कि मेरी बाकी की आधी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। सिन्हा सर को ऋषभ ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। उन्होंने मुझे खुद से जूझते हुए देखा था तो सोचा कि शायद तारा की शादी हो जाएगी तो मैं अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे पाऊंगा। मुझे तेरी शादी तक का समय दिया गया था कि इतने वक्त में जो करना है मैं कर लूँ। हमारा प्लान था कि मैं तारा के दिल में ऋषभ के लिए थोड़ी जगह पैदा कर दूँ और तेरी शादी वाले दिन यहाँ से निकल जाऊँगा। फिर ऋषभ मेरी जगह आकर तारा को खुद को समझने का पूरा मौका देगा। इसीलिए तभी नकली कुंडली बनवाकर मैंने 1 महीने का समय लिया था। इसको भी मैंने समझा दिया था इस रिश्ते के लिए कि तू तारा पर कोई दबाव नहीं बनाएगा। फिर ऋषभ मेरी जगह आकर तारा को खुद को समझने का पूरा मौका देगा। इसलिए तभी नकली कुंडली बनवाकर मैंने 1 महीने का समय लिया था। इसको भी मैंने समझा दिया था इस रिश्ते के लिए कि तू तारा पर कोई दबाव नहीं बनाएगा। इन 20 दिनों में यह उसके साथ रहेगा, उसे खुद को जानने का मौका देगा और तब अपने दिल की बात कहेगा। फिर तारा जो फैसला करेगी तुझे मानना होगा। ऋषभ, मंजीत और मौली दोनों ने हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। मंजीत ने जल्दी सगाई करवा दी, जो मेरी जगह कबीर से हो गई। कबीर को उस वक्त मंजीत पर बहुत गुस्सा आया था क्योंकि उसकी वजह से सारी गड़बड़ हो गई थी। कबीर, हमारा प्लान था कि हम सारी रस्में 1 महीने के बाद तब करेंगे जब ऋषभ लौट कर यहाँ आ जाएगा और तारा के दिल में जगह बना लेगा। ऋषभ, कबीर तारा को खुद की यादों से निकलने के लिए समझाता रहता था कि तेरी शादी तक वह शायद इस नए रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार हो सके। कबीर, दूसरी गलती मौली ने की। जो बात ऋषभ को तारा से अपनी शादी से कुछ वक्त पहले करनी थी कि ये उसे पसंद करता है, ये बात उसने तारा को तभी बता दी। तारा ने इस बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन रोई भी मेरे ही कंधे पर सिर रखकर। मैं समझ चुका था कि तारा भी मुझे, मेरा मतलब है ऋषभ को पसंद करने लगी है, पर मानती नहीं है। मेरे पास वक्त नहीं था, इसलिए मैंने एक दिन पहले उससे कबीर बनकर मिलकर उसे उसके प्यार का एहसास कराया, क्योंकि प्लान के हिसाब से तेरी शादी के बाद हम दोनों को अपनी जगह पहुंच जाना था। कोई बड़ी गड़बड़ हो तो उसे संभालने के लिए सिन्हा सर आए। उनके साथ ही ऋषभ भी आया अपनी पहचान छिपाकर। नमन ने मेरे ही इशारे पर मेरे सूट पर पानी गिराकर मुझे वहां से निकलने में मदद की, जिससे मैं घर आ जाऊं और ऋषभ तुम लोगों के पास पहुंच जाए, जिससे हम अपनी जगह भी वापस ले लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यह ऋषभ मेरे घर से निकलने से पहले ही तुझे यहाँ ले आया और सारा राज खुल गया। ये तो यही जानता है कि इसने ऐसा क्यों किया। माँ भी ऋषभ को मेरी जगह देने के लिए तैयार थी। तारा भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। किसी को अब मेरी जरूरत नहीं है।
कुछ वक्त बाद तू और मंजीत भी मेरी यादों से बाहर निकल ही जाओगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कबीर कहते हुए रुक गया। देव, ऐसे कैसे कह रहा है तू कि तेरी ज़रूरत नहीं है? हम सब की अपनी एक अलग जगह होती है और तेरी तो सबसे ज़्यादा खास है। कबीर, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। मेरी जगह तुम लोगों में से कोई और होता तो वो भी यही करता। देव, ठीक है, मानता हूँ कि हमारे लिए देश सबसे पहले है, लेकिन 4 महीने बाद तो तू आ सकता है ना? कबीर, किसके लिए आऊँगा? और नहीं आ पाया तो? तभी कह रहा हूँ कि तुम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, खुश रहो, मुझे जाना होगा। ऋषभ जोर से हंस पड़ा। वाह, क्या लैला मजनू का प्यार है। एक काम करो, लड़कियों को छोड़ो, तुम दोनों एक दूसरे से ही शादी कर लो। या फिर एक काम कर कबीर, तू इस देव को गोद ले ले। ये हर वक्त बच्चों की तरह जिद करता रहता है। वैसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल कबीर, जब तू 1 महीने यहाँ था और मैं वहाँ, तब मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी। सिन्हा सर ने तय किया है कि 4 महीने बाद तुझे घर भेज दिया जाएगा। फिर तू अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। जब कभी तेरी ज़रूरत पड़ेगी तब तुझे बुला लिया जाएगा। तू वापस अपनी ज़िंदगी जी सकता है। तुझसे कोई तेरा देश की सेवा करने का हक नहीं छीन रहा। कबीर यह सुनकर सोच में पड़ गया। ऋषभ, वैसे हाँ, मैंने तुझे धोखा दिया कबीर। अगर देव मेरे पास नहीं आता तो मैं खुद बता देता इसे, क्योंकि तेरे धोखे का जवाब तो देना था ना मुझे। तूने मुझसे झूठ बोला है। कबीर यह सुनकर परेशान हो गया। झूठ? मैंने क्या झूठ बोला? ऋषभ, देख भाई देव, मैंने इसे बस इतना कहा था कि तू तारा को थोड़ा इम्प्रेस कर देना, बाकी उसके दिल में अपने लिए जगह मैं खुद बना लूँगा। लेकिन इसने तो पहले ही बड़ी आसानी से तारा के दिल में अपने लिए मोहब्बत जगा दी। कबीर उठ खड़ा हुआ। तो मेरी क्या गलती है? मैं तो बस उसे थोड़ा इम्प्रेस करना चाहता था, और सच कहूँ तो मैं बस उसके साथ बैठ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। बाकी कोई तरीका तो अपनाया ही नहीं। अब उसे मुझसे बिना मेरे कुछ किए ही प्यार हो गया तो मेरी गलती नहीं है। ऋषभ नाराज सा बोला। अब तारा की शादी मुझसे होगी तो गलत नहीं होगा क्या? तारा तो तुझसे प्यार करती है। कबीर, लेकिन मैं तो ऋषभ बनकर उसके साथ था ना। ऋषभ, प्यार नाम से नहीं इंसान से होता है। पहले जब तू कबीर था तब वह एक बार पहले भी तुझे प्यार कर चुकी है, और अब मेरे जैसा शरारती बनकर उसके सामने गया तो इस बार भी तुझे ही दोबारा से प्यार करने लगी। तूने बताया था ना कि वो तुझसे कहती है कि ऋषभ तुम्हारे साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं कबीर के साथ हूँ। ऐसा क्या है तुझ में कि तू किसी भी रूप में उसके पास जाता है तब भी वह हर बार तुझसे ही प्यार कर बैठती है? लेकिन तू तो तारा से प्यार करता ही नहीं ना। मैं तारा से प्यार करता हूँ, लेकिन वो नहीं, मैं तारा से शादी नहीं करूँगा। तूने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया। देव दोनों को बड़ी शांति से सुन रहा था। कबीर, पागल हो गया है क्या? मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुझे। मैं तो तेरे लिए। ऋषभ अब जोर से हंसने लगा। कबीर झेप कर रह गया। ऐसे क्यों हंस रहा है? धोखा नहीं दिया मैंने तुझे, और अब तो अपनी गलती पर पर्दा डाल रहा है। ऋषभ, सच कहूँ तो मैंने तुझे 1 नहीं 2 धोखे दिए हैं। पहला धोखा तो यह कि मैं देव को तेरी सच्चाई बताने वाला था। कबीर, और दूसरा धोखा? ऋषभ, दूसरा धोखा यह है कि मैं तारा से प्यार नहीं करता। मैंने तुझसे झूठ बोला था तुझे यहाँ ज़्यादा वक्त तक रोकने को। वह सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। यह सुनकर कबीर और देव एक साथ बोले, क्या? ऋषभ, हाँ, और ऐसा करने के लिए मुझे कबीर तूने मजबूर किया। कबीर अब गुस्से से बोला, अपनी गलती मुझ पर मत डाल। ऋषभ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुझे पता है देव, तेरा कबीर है ना, ये तारा से प्यार कर बैठा है। लेकिन या तो यह खुद इस बात को नहीं जानता या खुद जानबूझकर मानने को तैयार नहीं है। देव अब चेहरे पर मुस्कुराहट लिए शरारत भरी नजरों से कबीर को देखने लगा। कुछ ऐसा ही हाल ऋषभ का था। कबीर खुद को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? ये ऋषभ कुछ भी बकवास कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है देव। देव, अगर ये बकवास कर रहा है तो तेरे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? ऋषभ, देखा, अब तो देव भी कह रहा है। मुझे ये बात तब महसूस हुई जब हम एक साथ 1 महीने रहे। हम जब भी तारा के बारे में बात करते थे तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट तैर जाती थी, और फिर काफ़ी देर तक तारा के नाम की माला जपता रहता। तुझे एक बात बताऊं देव, एक बार मौली ने कबीर से पूछा था कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तब इसने कहा था कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को अपना समझे, जो मेरा इंतज़ार कर सके, जिसके होने से मैं निश्चिंत रह सकूं कि वो मेरे पीछे मेरा घर संभाल लेगी वगैरह। मैं सही कह रहा हूँ ना कबीर? कबीर, यह बात मैंने ही तुझे बताई थी, तो क्या हुआ? ऋषभ, तू ही बता देव, इस कसौटी पर कौन लड़की खरी उतरती है? तारा ना। इसे बिल्कुल वैसी ही लड़की मिल गई है। उसकी तपस्या भी सफल हो गई। मौली के लिए तो इसका सिर्फ आकर्षण था,
लेकिन तारा के लिए इसका प्यार है। देव, आखिर तारा ने कबीर के दिल में अपनी जगह बना ही ली। कबीर ने अब चुप रहना ही बेहतर समझा। ऋषभ, सच में यार, इसे कहते हैं शिद्दत वाला प्यार, कि तारा को दोबारा प्यार हुआ भी, लेकिन उसी शख्स से। तारा की कुर्बानी बेकार नहीं गई, उसे उसका कबीर मिल ही गया। देव ने कबीर की ओर देखा। यही सच है, तू माने या ना माने। ऋषभ, कबीर सब जानता है, पर इसलिए चुप था क्योंकि मैंने कह दिया था कि मैं तारा से प्यार करता हूँ। तू भूल गया देव, इसे कितनी मिर्ची लगी थी तारा की शादी की बात पर। फिर इस पगले को लगा कि यह तो वापस घर लौटेगा नहीं, तो कबूल करने का क्या फ़ायदा। मैं भी तारा से प्यार करता हूँ, तो क्यों ना तारा की शादी मुझसे ही करवा दे। कम से कम तारा खुश तो रहेगी। ऋषभ को तुम सब अपना ही रहे थे, यह बस त्याग की मूर्ति बन रहा था, मेरी और तारा की खुशी के लिए। देव, ये ऐसा ही है, बस औरों की सोचता है, अपने लिए नहीं। मिशन पर जाना मुझे था, लेकिन खुद चला गया। पता नहीं और कितना बोझ तले दबाएगा। तू तारा से नहीं जीत पाया कबीर। कबीर, मौली से मुझे प्यार जरूर हुआ था, लेकिन वो सिर्फ एक आकर्षण था, और यह मेरी एक शर्मिंदगी थी। उसके बाद मैं अपने काम में लग गया। नमन जब मुझे तारा के बारे में बताता तो मैं हैरान रह जाता कि तारा मुझसे इतना गहरा प्यार कैसे कर सकती है, जबकि वह जानती है कि मैं उससे प्यार नहीं करता था। पता नहीं कैसे, पर तारा धीरे धीरे मेरे दिल में जगह बनाने लगी। ये लड़की है भी तो ऐसी कि कोई मना ही नहीं कर सकता। हाँ, मैं तारा को पसंद करता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसकी इज्जत करता हूँ। मैंने आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं देखी। देव अब खुशी से कबीर के गले लग गया। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ तुझे वापस पाकर। ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे दोबारा जिंदा हो चला हूँ। तारा को जब सच पता चलेगा कि तू भी उसे पसंद करने लगा है तो कितनी खुश होगी। मैं अभी उसे बताता हूँ। कबीर, नहीं, मैं अभी सबके सामने नहीं जा सकता। 4 महीने और मुझे दूर रहना होगा। अगर जिंदा रहा तो वापस आऊंगा और तब सभी से मिलूंगा। देव, वो सब ठीक है, लेकिन शादी तो हम दोनों भाइयों की आज साथ ही होगी। मेरी बड़ी इच्छा थी कि हम दोनों की एक ही मंडप में शादी हो। ऋषभ, ये बिल्कुल सही कहा तूने देव। कबीर, नहीं, पहले मैं 4 महीने अपना काम पूरा करूंगा, उसके बाद सही सलामत रहा तो वापस आकर तारा से शादी कर लूंगा। देव, नहीं, मैं तेरा भरोसा नहीं कर सकता। तू यहाँ से चला गया और 4 महीने पूरे होने के बाद किसी और मिशन के लिए निकल गया तो देश के आगे तुझे वैसे भी कुछ नहीं सोचता। पहले तेरी शादी होगी और फिर तू जाएगा, और ये तेरी सजा भी है। कबीर, बिना वजह नाटक मत कर। देव, तेरी एक नहीं सुनूंगा। या तो आज हम दोनों की शादी होगी या किसी की नहीं। तू मजबूर करता है मुझे ये सब करने को। ऋषभ, आखिर परेशानी क्या है कबीर? तू तारा से प्यार करता है और तारा तुझसे। शादी तो होनी ही है। अभी कर लेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? भाई का मन है तो कर ले। देव ने जब देखा कि ऋषभ कबीर को समझाने में लगा हुआ है तो वह अपने कमरे से बाहर निकला और शिखा को फ़ोन कर मौली से बात की कि शायद ऋषभ अपना ट्रांसफ़र करा रहा है कहीं और। उसे रोकने के लिए उसे उसकी और तारा की शादी आज ही करानी है। जब मैं और ऋषभ वहाँ आएंगे तब तुम रोने का, बेचारी बनने का नाटक करना। वो तुम्हें रोते हुए नहीं देख पाएगा। आखिर दोस्त है तुम्हारा, और वो तारा से शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। मौली ने देव की बात मान ली। वह वापस आया तो देखा कि कबीर मान ही नहीं रहा था। उसने नमन को पास बुलाया और बोला, ऋषभ, नमन ये लड़का ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करते हैं, हम तीनों इसे सम्मान के साथ इसकी मंजिल तक ले चलते हैं। कबीर कुछ समझ पाता तब तक ऋषभ, देव और नमन कबीर को पकड़कर बाहर ला जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर वेन्यू पहुंचे। वहां पहुंचने पर देव ने कबीर की ओर देखा, जो इस बच्चों की तरह मुंह फुलाए बैठा था। देव, मैं अंदर जा रहा हूँ। अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप अंदर आ जा, वरना। वह अब अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद ऋषभ, नमन ने कबीर के हाथ पैर जोड़ उसे अंदर भेजा। कबीर आ तो गया अंदर, लेकिन पूरी तरह से मानने को राजी नहीं था। ऋषभ और नमन वहीं से छुपकर अंदर का नज़ारा देखने लगे। ऋषभ ने सिन्हा सर को फ़ोन कर बता दिया कि उनका सारा प्लान एकदम सही रहा है। कुछ समय बाद दोनों की शादी एक साथ देख मुस्कुरा रहे थे। देव अब यही सोच रहा था कि मंजीत आ बैठा, तू कभी नहीं सुधरेगा। जब तारा की शादी हो रही थी 20 दिन बाद, फिर क्यों इतनी जल्दी की तूने? देव मुस्कुराते हुए मंजीत को देखने लगा। मंजीत, भाई शादी की खुशी में पागल हो गया है क्या? खुद ही मुस्कुराए जा रहा है। इतनी खुशी है क्या जो बर्दाश्त भी नहीं हो रही? पता नहीं, कुछ देर पहले ऋषभ भी कहीं चला गया। देव मन ही मन सोचने लगा, जो गया है वो कबीर है गधे। वो जाएगा तभी तो ऋषभ आएगा। मंजीत, कुछ बोलेगा भी? देव, मेरे साथ चल, बताता हूँ सब। Bye.